मंच पर महिला शक्ति हमारे साथ हैं और महिलाओं के मुद्दे पर हमने बातचीत की है। अब विजन 2024 में महिलाओं की बात तो हमने की, लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश और प्रदेश से जुड़े हैं। इसी मंच पर उनको लेकर भी चर्चा होगी, बात हर मुद्दे से जुड़ी होगी और ये मुद्दा विजन के बारे में है, उस विजन के बारे में जो देश को दिखाता है, उस विजन के बारे में जो प्रदेश को दिखाता है। हरियाणा प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जो जन जन से जुड़े हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसी भी देश या प्रदेश को बनाने के लिए हर एक पहलू का मजबूत होना जरूरी है, हर एक सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। और इस मंच से हर सेक्टर के विषय में हम पॉजिटिव एक चर्चा लेकर जा रहे हैं। चर्चा ऐसी जो शुरू इस मंच से होगी लेकिन चलेगी देर तक। एक ऐसा मुद्दा जो आम जन से जुड़ा है, एक ऐसा मुद्दा जो जन जन से जुड़ा है। मुद्दा है प्रदेश के विकास का। और जब हम विकास की बात करते हैं तो किसी भी सेक्टर की अनदेखी मुमकिन नहीं है। और मंच पर चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। चर्चा हम आपको बता दें आगे बढ़ रही है और हमारे साथ इस वक्त हमारे गणमान्य गेस्ट आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट हैं श्री नवीन गोयल जी, स्टेट हेड हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हरियाणा। तालियों के साथ ये स्वागत। और इनके साथ ही नरेंद्र यादव जी हैं, डायरेक्टर हैं ये डॉरिक ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र यादव जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पधारिएगा। और इनके साथ ही हैं गिरिराज ढींगरा, ढींगरा ग्रुप के डायरेक्टर के। गिरिराज ढींगरा जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर आइए। इस मंच पर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। चर्चा देश और प्रदेश के मुद्दों से जुड़ी होगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी और खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मंच से चलने वाली बातें केवल यहाँ बातें नहीं होंगी बल्कि उस विजन को प्रस्तुत करेंगी जो इस देश और इस प्रदेश का है। और प्रदेश का विजन 2024 को लेकर क्या है, देश का विजन 2024 को लेकर क्या है, वो मुद्दे कौन से हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, उन पर एक बार फिर से जरा नजर डाल लेते हैं। मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा रहेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसान तभी इस दुनिया में कायम रह सकते हैं जब हम इस पर्यावरण को बचाएंगे। तो भले ही हम रोजगारी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, स्वास्थ्य तंत्र और शिक्षा तंत्र की बात करें, लेकिन हमें बात पर्यावरण की भी करनी होगी। ये वो पर्यावरण है जिसमें हम सांस ले रखे हैं और इस पर्यावरण के दम से ही मानव जाति है। तो मुद्दा हम यहाँ पर्यावरण का भी उठाएंगे। विजन 2024 अधूरा है अगर उसमें देश और प्रदेश के मुद्दों के बारे में चर्चा ना की जाए। मंच पर हमारे तीनों खास मेहमान आ चुके हैं। चर्चा का यह सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। ओवर टू यू डॉक्टर नासिर। नासिर जी, इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आज के अपने सभी खास मेहमानों को आज के अपने स्पॉन्सर्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। आज के हमारे नॉलेज पार्टनर हैं महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना। और हमारे आज के स्पॉन्सर हैं जनाब नरेंद्र यादव जी, डायरेक्टर हैं डोरिक डेवलपर्स के। श्री डीपी गोयल साहब फाउंडर हैं कैनविन फाउंडेशन के। जनाब प्रमोद सलूजा जी, कोऑर्डिनेटर हैं कोऑपरेटिव सेल बीजेपी गुरुग्राम के। आज की एक और खास स्पॉन्सर हमारे श्री दिनेश नागपाल जी, डायरेक्टर हैं अर्बन लैंड मैनेजमेंट के। एक और हमारे स्पॉन्सर हैं माननीय गिरिराज ढींगरा जी, डायरेक्टर हैं ढींगरा ग्रुप के। और हमारे आज के एक और स्पॉन्सर हैं के गांधी जी, जो एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और राहुल वायर से उनका ताल्लुक है। बहुत स्वागत है आप सभी का। नासिर जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज और बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, गिरिराज जी, नरेंद्र जी, आपका खबरें अभी तक के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। हम गुरुग्राम की भी बात कर रहे थे और हम हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे थे। चुनाव का शोर भी है। आप सभी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सियासत से भी एक ताल्लुक रखने की कोशिश और जुड़े हुए हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी हो रही है। ढींगरा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। इस वक्त जब आप गुरुग्राम के हालात को देखते हैं, हम पूरी दुनिया में गुरुग्राम की तारीफ सुनते हैं। इसके ज़रिए हमारे देश को रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे यहाँ पर गुरुग्राम जैसा शहर भी है। तो जब आप गुरुग्राम की इस तारीफ को सुनते हैं और जब गुरुग्राम के मौजूदा हालात को देखते हैं, नेताओं की जुबान पर गुरुग्राम का नाम देखते हैं, गुरुग्राम को लेकर राजनीति देखते हैं, एक तरफ इसकी तारीफ होती है, इसके विकास की बात होती है, दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए कमियों का जिक्र किया जाता है, तो उसके बारे में आप सही तरीके से किस तरह बताएंगे कि किस बात में ज्यादा दम नजर आता है?
मैं नमस्कार जी, मेरा नाम गिरिराज ढींगड़ा है, ढींगड़ा ग्रुप से हूँ मैं। सबसे अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं लोगों से कि भाई गुड़गांव जो है कितना आगे जा रहा है, कितना ऊपर चल रहा है, तो अच्छा लगता है कि भाई मतलब सब एक अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ा अब बरसात की वजह से दिक्कतें तो आती हैं, रोड भी खराब हुए, सारा कुछ हुआ, उनका सब मरम्मत का काम भी अब चल रहा है और आगे आगे ये गति से चलेगा। और मैं नहीं समझता कि गुड़गांव में किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली है या कुछ होगी। बरसात का आपने जिक्र कर दिया और बरसात गुरुग्राम को और मशहूर कर देती है जब भी बारिश की बात होती है। और फिर कंपेयर किया जाता है नवीन जी कि साइबर सिटी पानी में डूब गई, तो क्या यहाँ पर विकास का काम ठीक से नहीं हो पा रहा? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर पा रहे, या फिर और भी कोई बड़ी वजह है जो अभी तक इस स्थिति से गुरुग्राम को निजात नहीं मिल रही? मेरे से पूछ रहे हैं क्या? नवीन जी, सबसे पहले तो खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम और बड़ी बधाई देता हूं कि कम से कम आप विजन 2024 की बात तो कर रहे हैं। लोग तो जो है ना सीधे जाकर के चुनावी मेंढक की तरह भी आ जाते हैं और जो है ना अपनी बात को कई बार मनवा भी ले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदमी का अपना विजन क्लियर होना चाहिए। आप जो बात बारिश की कर रहे थे, देखिए इस बात में कोई निश्चित दोहराई नहीं है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जब से कमान देश की उन्होंने संभाली है, पूरे देश के अंदर हर वर्ग के अंदर हर तरीके से देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। मैं सेंटर के ऊपर बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और उसी कड़ी के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा का समान विकास हर एक दृष्टि से हरियाणा को आगे ले जाने की कोशिश की है। और न केवल हरियाणा, जो हरियाणा का चेहरा गुरुग्राम है, गुरुग्राम को भी पिछले 9 सालों के अंदर बहुत से अच्छी अच्छी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं और बहुत काम हुए हैं। चाहे वो बड़े से बड़े केएमपी जैसे रोड को पूरा करने का काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे का काम हो, ये तो हमारे देखे देखे काम हो गए। अभी द्वारका एक्सप्रेस वे हरियाणा का जो गुड़गांव शहर है उसका पूरा पेट बन जाएगा। चाहे वो हिरोंडा चौक, चाहे वो सुभाष चौक, चाहे उसके बाद राजीव चौक और उसके बाद सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, शंकर चौक, चाहे वो हरसुरु का फ्लाईओवर हो, चाहे वो बसगेड़ा का फ्लाईओवर हो, चिपातली का फ्लाईओवर हो, चाहे वो अतुल कटारिया चौक के ऊपर अंडरपास हो, क्योंकि कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट बहुत डिपेंड करती है। और रही बात बारिश और जल भराव की, इसके मुख्य कारण को समझने की जरूरत है नासिर जी। पीछे की सरकारों ने गुड़गांव को जो प्लान किया, जो गुड़गांव का मास्टर प्लान 21 आया, 31 आया, उसके अंदर 58 से 115 नए सेक्टर काटे गए, गुड़गांव को कंक्रीट का जंगल बना दिया। किस तरीके से पानी की निकासी होगी, किस तरीके से एसटीपी की प्लानिंग होगी, वो करी ही नहीं गई। जितने भी तालाब, कुएं, बावड़ी, जो भी वाटर रिसोर्सेज थे, जितनी भी वाटर बॉडी थी, वो सारी बंद कर दी गई बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए। अब आप इतना फर्क तो आ गया है क्योंकि गुड़गांव की जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ रही है और गुड़गांव में पॉपुलेशन के साथ साथ सारे सेक्टर, कॉलोनी, सोसाइटी डेवलप भी हो रही हैं। जो इसका एक मेथड समझने की जरूरत है, एक तरफ ग्वालपाड़ी, घाटा, बंदवाड़ी, बालियावास, मैदावास, उल्लावास गांव है और एक तरफ जो कादीपुर, खांडसा, गाडोली, दोनों गाडोली, बसई, धनवापुर, बसई, गाडोली, दौलताबाद, बाबूपुर, धर्मपुर, चंदू, बुढ़ेड़ा, ये जो गांव हैं, ये 200 फुट का मैं मानता हूं कि फर्क है। जो अरावली की तरफ का पानी है वो सारा बह करके आखिरी में उस इलाके में आता है। इसके लिए वैसे तो इतना समाधान तो हो गया है कि 2 घंटे से ऊपर पानी खड़ा नहीं होता है, लेकिन सरकार बादशाहपुर ड्रेन और उसके नीचे काम कर रही है। वो काम जब पूरा हो जाएगा, बादशाहपुर ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन से जुड़ जाएगी, तो मैं कहता हूं कि काफी सुधार होगा। 3 दिन पहले ही जीएमडीए के सीओ और एमसीजी कमिश्नर, उनका भी आर्टिकल था, नजफगढ़ के इलाके में अलग अलग जगह सरकार बांध बनाने जा रही है। जब ये काम हो जाएगा और उसके साथ साथ इसमें गुड़गांव के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। हर एचएसवीपी के प्लॉट के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सभी को करनी पड़ेगी, अपना शहर समझ के जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमारे गुरुग्राम के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, वजीराबाद की तरफ 2-3 वाटर बॉडी बनानी चाहिए। उससे क्या है, हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, ब्यूटिफिकेशन भी शहर का बढ़ेगा। वहां पर
जो वाटर का जो डिसबैलेंस है, कहीं पानी ऊंचा होगा कहीं नीचा, मतलब अंडरग्राउंड वाटर की कह रहा हूँ, उसमें भी सुधार होगा। और ये देखिए, इसमें एक बात और क्लब करता हूँ, ये हमारे गुड़गांव का भी थोड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई भी नदी या बड़ी झीलें या समंदर नहीं है। जो भी बड़े शहर हैं वो पहले तो गांव की कोई ढाणी भी बसती थी तो पानी का इंतजाम देख करके, पानी की व्यवस्था देख के बसाया जाता था। मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी हमने सुधार कर लिया है, इसके अंदर पूरा सुधार बहुत जल्दी हो जाएगा। और देखो जी, कभी हमारे पास और ताकत आई तो हमारे पास तो इसका पूरा रोड मैप है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, आपके पास जिम्मेदारी आई तो ठीक है, वो अभी आप शेयर नहीं करेंगे, अभी नहीं बताएंगे अपनी सरकार को और अपने अभी के जिम्मे। देखिए सर, जो पार्टी काम देती है उस काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़े दिल से, दिलचस्पी से करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का सिस्टम भी है कि बिना बात के बहुत ज्यादा चीजों में इंटरफेयर नहीं, बिना मांगे मशवरा नहीं अपनी लेना बात चाहिए। को सही प्लेटफॉर्म पर रखते रहते हैं। और पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी है, कई जगह प्रभारी बनाया, कई जगह ड्यूटी दी है। जो पार्टी ड्यूटी देगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन क्या है, जब एक चीज का रोड मैप होता है तो कभी ना कभी उसका भी समय आता है। उस रोड मैप को गुड़गांव के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। और ये विजन 2024 की पहली बात है कि गुड़गांव को जल भराव मुक्त करना है। धन्यवाद। नरेंद्र यादव जी, उद्योग की अब बात होती है तो गुड़गांव का जिक्र किया जाता है। सरकार की तरफ से सबका साथ सबका विकास की बात होती है, उसमें सभी को साथ लेने की बात होती है। और उसमें फिर विकास उद्योगपतियों का भी, व्यापारियों का भी, बहुत सारे काम किए गए, सिंगल विंडो और बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की है। किस तरह से देख रहे हैं आप, वक्त के साथ साथ तेजी आ रही है उद्योग में, रियल एस्टेट में और भी चीज़ों में? गुड़गांव का जो नाम है उस लिहाज से जो सवाल अभी पूछ भी रहे थे हम लोग, FAR का सवाल था, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो वो भी एक अच्छी कोशिश हुई थी, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा तो फिर यहाँ के जो बिल्डर्स थे और उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक के चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने गुड़गांव में जो प्रोग्राम किया, और जितने भी यहाँ पे आज के दर्शक बैठे हैं, ये सब जरूरी नहीं सब इलेक्शन लड़ने वाले बैठे हों, ये इस शहर के बड़े ही बहुत ही जागरूक नागरिक भी बैठे हैं जो इस तरह की डेवलपमेंट की चर्चा का आज हिस्सा बने हैं। आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि पीछे अभी FAR की जो आपने चर्चा की, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शहर की जरूरत को देखते हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, जितनी भी हमारी बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें कि मेजर रोल गुड़गांव प्ले करता है, लगभग 65% रेवेन्यू भी गुड़गांव स्टेट को देता है। और जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज गुड़गांव की पहचान है, IT की मैक्सिमम कंपनीज गुड़गांव में काम करती हैं, ऑटोमोबाइल की कंपनी गुड़गांव में काम करती हैं, और गुड़गांव का एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि हर आदमी पूरे दिल्ली NCR में अगर सबसे पहले कोई पसंद है रहने के लिए तो वो गुड़गांव नंबर 1 पे आती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में FAR भी बढ़ाया था और चौथा फ्लोर खोल के भी पूरे हरियाणा के एक एक व्यक्ति को, और मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, हर उस व्यक्ति को जिसके पास पूरे हरियाणा में कोई प्रॉपर्टी है, वो इस डिसीजन से बहुत ही खुश हुआ था। और गुड़गांव जैसे शहर को, जहाँ के आज डेवलपमेंट इतनी बड़ी लेवल पे हो रही है, गुड़गांव में ज़मीन की कमी है, सबको घर देने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया था और चौथे फ्लोर को खोला था। अभी 6 महीने पहले फरवरी में पर्टिकुलर पंचकुला के अंदर कुछ लोगों को परेशानी हुई, और जिस परेशानी को देखते हुए इसको टेम्परेरी बैन भी किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जिस वक्त ये पॉलिसी लेके आई थी, FAR बढ़ाया गया था, उस वक्त सरकार ने इसके चार्जेस भी लगाए थे। लगभग 1000 करोड़ रुपया गुड़गांव से सरकार के पास इकट्ठा हुआ, और वो प्लानिंग का पार्ट है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब वो 1000 करोड़ रुपया और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आज जो गुड़गांव की ज़रूरत भी है, हर एक व्यक्ति को घर चाहिए, जिस तरह से नवीन जी ने अभी जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके बात की है, किसी भी तरह से गुड़गांव या फरीदाबाद को चौथा फ्लोर दे के सरकार एक रीजनेबल रेट के ऊपर घर को, हर व्यक्ति तक घर पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना को भी लागू करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा मैं मानता भी हूँ कि जो पैसा सरकार ने
FAR के रूप में लिया है। सरकार प्लानिंग कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन मुझे अभी कुछ दिन पहले भी दिया था कि इसके ऊपर हम पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और जल्दी ही डिसीजन लेंगे। मैं समझता हूँ गुड़गांव की आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। चौथा फ्लोर खुलना चाहिए ताकि हर आदमी को घर मिल सके। और इसमें एक खास बात देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी या ऐसा सोचते थे कि चौथा फ्लोर बंद होने से गुड़गांव में ज़मीनों के रेट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। इसका उल्टा हुआ, ज़मीनों के रेटों में कमी नहीं आई बल्कि उल्टा प्लॉटों के रेट बढ़े। आज गुड़गांव में बहुत सीमित लैंड है। आप डेवलपमेंट पूरे विश्व को अगर देखते हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट सरकार ने 9 सालों के अंदर की है, वहां पे जरूरत है मैक्सिमम लोगों को घर इस शहर के इस डेवलपमेंट के आसपास उपलब्ध कराए जाएं। अभी थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पूरे पुराने गुड़गांव को, मानेसर को, सारे को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। जब मेट्रो से ये शहर जुड़ेगा, डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, तो लोगों की घरों की डिमांड और बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे सेक्टर 47 के अंदर एक बहुत बड़ी फर्नीचर की वर्ल्ड की कंपनी आइकिया ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक। आज पूरे वर्ल्ड से लोग गुड़गांव में आते हैं और आप मानते हैं पूरी दुनिया का एक ही फार्मूला है, डेवलपमेंट जब होती है तो हॉरिजॉन्टल स्टाइल पे होती है। इसी को देखते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूं, आगे इलेक्शन भी है और सरकार ने 9 सालों के अंदर, और आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं जानता हूं कि तकरीबन सभी पुराने तो यहाँ के निवासी हैं। ठीक है। ढींगरा, जल्दी से अपनी बात पूरी आप कर लें, आप कुछ और कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं इस बात को ऐसे कहना चाह रहा हूं कि 9 साल के अंदर जिस प्रकार से कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी बढ़ेगा भी। और जो बात आपने आप ये कह रहे हैं कि अभी वो धीमा हो चुका है? हाँ जी, अभी धीमा हो चुका है वो काम जिस रफ्तार से हो रहा था? 6 महीने से रोक लगने से गुड़गांव के अंदर मेरा ये मानना है कम से कम 1 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। और बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें के लेबर से लेकर के डेवलपर तक हर आदमी, ट्रेडर, जितने भी लोग हैं सारे इससे सफरर हैं। और मैं समझता हूं सरकार इस पे जल्द डिसीजन लेगी। तो ढींगरा जी, ये मुद्दा फिर चुनाव में आएगा? ये जैसे उन्होंने चुनाव का भी जिक्र कर दिया कि अब तो चुनाव में भी है, तो कहीं ना कहीं इशारा हो रहा हो किस तरह के मुद्दे भी, जो चौथी बिल्डिंग का मामला था 4 मंजिला, और इसके अलावा गुड़गांव की जब बात हो रही है तो फिर प्रदेश में क्या जो इशू गुड़गांव से रिलेटेड होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं? देखो, ये मुद्दा आएगा तो जरूर इलेक्शन में, लोग बाग कहेंगे, उठाएंगे इस मुद्दे ये को। है, दम है इस मुद्दे में, और ये वाकई में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है इससे। मुद्दे में दम है और लोग बाग इसको उठाएंगे भी। और मेरी तो मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको पूरा करें और करके और लोगों को राहत दें, जिससे कि लोगों को अपना काम करने में सहूलियत हो। और दूसरा, जहाँ तक मेरा ख्याल भी, आगे जो रोड बन रहे हैं, अब बॉम्बे एक्सप्रेस वे को देख लो कितना अच्छा बन गया। यहाँ से सोना जाना हो तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में सोना पहुँच जाता है आदमी। तो इससे अच्छे और रोड क्या बनेंगे? और जहाँ तक सवाल है, अभी पुराने शहर की बात है, रोडों को लेके चलें तो बरसात में थोड़े रोड तो ख़राब हुए हैं और उनको ठीक करने के लिए टाइम तो जो लगेगा 1-2 महीने में ये सारे ठीक हो जाने चाहिए। आप कुछ कह रहे थे नवीन जी इस मामले पर? और इसके अलावा पर्यावरण की अगर हम बात करें तो आप एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब जो वक्त आने वाला है सर्दी का, तो पूरे देश में चर्चा होती है गुरुग्राम की, NCR की, दिल्ली की आबो हवा की, कि धुआं धुआं हो चुका है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा इसकी मुख्य वजह क्या, और आप क्या वाकई में पहले से कुछ प्लानिंग होती है? क्योंकि जनता एक बात कहती है कि हर साल ये होता है, तो हमारी सरकार क्या प्लानिंग कर रही होती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो। देखिए, हम कोई भी डेवलपमेंट के साथ साथ उसके थोड़े से प्लान हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से गुड़गांव में पार्किंग की दिक्कत हो रही है, जितनी भी कॉमर्शियल रोड हैं वहाँ पर भी अभी बहुत प्रॉब्लम होती है पार्किंग को लेकर के। सरकार इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि जल्दी डिसीजन लेगी। बिल्कुल नरेंद्र भाई साहब ने सही बात कही है कि इससे लोग पीड़ित हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ ऐसा सोच रही है कि जो चौड़े रोड हैं, 18 मीटर के रोड हैं, उन सब रोडों पर क्या रूल्स आना चाहिए, उस सब चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। अभी जो प्रदूषण, जनसंख्या, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक शहर में सरकार से ज़्यादातर मुख्यतः 5-6 चीज़ें सबको चाहिए हैं। हमारे प्रदीप कौशिक जी बैठे हैं, सबसे पहले एजुकेशनिस्ट हैं, सबसे पहले शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, तीसरा अच्छा पर्यावरण, चौथा सबके लिए रोजगार, और 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ आ गई।
चाहे उसमें जल भराव भी ना हो, सफाई भी उसकी प्रॉपर हो, सड़क भी ठीक हो, बिजली लाइटें भी ठीक हो, उसके अंदर जानवरों की रोड पर घूमने की दिक्कत भी ना हो, वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे रेल को लेकर के हो, चाहे बसेस को लेकर के, सारी चीज़ सही हो। और रही बात इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, देखिए अभी गुड़गांव के अंदर 10 लाख फ्लैट खाली हैं, और जिसने फ्लैट लिया है वो आएगा भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ऑन एवरेज ये घर बनाता है। अगर 10 लाख फ्लैटों के अंदर लोग आ गए तो 15 लाख गाड़ियां गुरुग्राम के अंदर आ जाएंगी। तो हमारा तो मैं सरकार का धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि केएमपी जैसे रोड, जो दिल्ली मुंबई जैसी रोड, जो द्वारका एक्सप्रेस जैसे रोड बनाए हैं, उनसे कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन आम जन को भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हमें गाड़ी की शेप पे भी आना पड़ेगा। हमें जहाँ पर कम से कम ज़रूरत हो वहाँ पर गाड़ी निकालें, जहाँ बाइक से काम चल जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत हमें साइकिल भी चलानी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए। ये बात मजाक की नहीं है, ये बड़ी ज़रूरत की बात है। और प्रदूषण की बात तो देखिए साहब, अगर हम किसी को ये कह दें कि दिवाली पर पटाखे ना जलाओ तो लोग हमें ही कहेंगे कि ये भाई साहब हमारा 12 महीने का त्यौहार है। बिल्कुल सही बात है, जश्न के साथ धूमधाम के साथ मनाना ही चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। हम जो है ना लिमिट में रह के सारे काम करें। हम अपने आसपास की हर आदमी सफाई की जिम्मेदारी ले। हर आदमी, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी मेडिकल लाइन के इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी कॉमर्शियल कंपनियां हैं, एक नियम बनता है कि 49 किलो से ऊपर का गार्बेज हर कंपनी को अपना निस्तारण करना चाहिए। जितने भी लोग सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे कैनविन फाउंडेशन का कैनविन आरोग्य धाम अस्पताल को विजिट करिए। हमने वहाँ पर सूखा गीला की जो कचरा है वो प्रॉपर तरीके से अलग करने शुरुआत कर रखी है। हम खुद अपने आप से एक रोल मॉडल बनाएंगे, जभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर मोस्टली लीडर लोग बैठे हैं। लीडर वही है जो अच्छे काम की खुद से शुरुआत करता है। हमारे को कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे को साफ सफाई प्रॉपर रखनी चाहिए। हमारे आप को ये आप अभी हमने एक बात नेता भी हैं, आप समाज सेवी के अलावा नेता भी वीडियो हैं। बनाई थी। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आपने बहुत सारी अपीलें घरों की छत क्या पर हम क्या पौधे ये लगाना चाहिए। चीजें जनता के बीच जब हमारे नेता जाते हैं चुनाव के दौरान, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बनती हैं? मुद्दा वही जात पात धर्म, ये सारी चीजें क्यों रह जाती हैं? आरोप प्रत्यारोप, ये चीजें गुड़गांव क्यों के रह जाती हैं? अंदर इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे गुड़गांव के लोग अच्छे बहुत हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, देखते सब कुछ हैं। और देखिए नए गुड़गांव के जो लोग हैं वो तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उनके लिए तो ट्रैफिक सेंस सही हो, इन्वायरमेंट सही हो, सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ। देखिए ये तो जी पुराना सिस्टम चला रहा है आरक्षण का, जाति पाति का, एरियावाद का, परिवारवाद का, उससे तो जी कोई अछूता है ही नहीं। ठीक है सर, वो सिस्टम तो जड़ों में खराब हो चुका लेकिन है। ढींगरा जी, आकर्षित लेकिन तो environment राजनीति में बहुत यही बड़ा करती मुद्दा है है। चीजें, लोगों को यही चीजें आकर्षित करती हैं। जब तक नेता किसी दूसरे नेता पर विवादित टिप्पणी ना बोल दे, कोई तीखा बयान ना दे दे, जात पात की बात ना आ जाए राजनीति में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप वरिष्ठ भी हैं और आप खुद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको गुड़गांव में किसी चुनाव में भागीदारी करते हुए देख लिया जाए। मैं इस बात को कहता हूं कि कभी भी ऊंच नीच का, जात का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब एक हैं और सबको मिल के चलना चाहिए। किसी किस्म का कोई ऐसा विवाद ना हो जिससे कि आपस में रंजिश हो। इलेक्शन आज हो रहा है, 5 साल के बाद फिर होगा, लेकिन हमारे को अपना भाईचारा बना के रखना है। जो सरकार जैसा काम करेगी उसको उसके हिसाब से देखा जाए, उसको उसके हिसाब से मतदान किया जाए। और बाकी मैं नहीं समझता कि हम जात के आधार पे चलें। मेरा तो एक सुझाव और भी है, अगर आप ये आरक्षण ख़त्म करके और इसको पैसे के हिसाब से वो करें कि जिसकी भी इनकम 1.5 लाख से कम की है उस सबको आरक्षण दिया जाए। जात के चक्कर में पड़ते ही क्यों हम? हमारे को जात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे को ये चाहिए कि जिसमें सबका भला हो उसको लेके चलो। और दूसरा मैं सुझाव दूंगा सरकार को भी कि एक देश है, एक ही कानून होना चाहिए, जात के या धर्म के आधार पर कोई कानून न हो। हालांकि उसकी प्रक्रिया चल भी रही है, अलग अलग राज्यों में तो ऐलान कर भी दिया है कि हम अपने यहाँ यूसीसी लागू करेंगे। अब नरेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमारे हरियाणा की बात की जाए, उत्तर भारत की बात की जाए, तो लोग चाहे पॉलिटिक्स में ना हो लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो रखते हैं, बातचीत तो करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है कि एक देश हो, एक चुनाव हो,
एक देश हो एक कानून हो, जो ढींगरा जी ने जिसका जिक्र किया, ये बदलाव लाएंगे देश के अंदर चीजें? कोई कहता है कि भाई एक इलेक्शन होगा तो फिर खर्चे कम होंगे, कोई दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो फिर नेता जो बार बार पब्लिक के बीच जाते हैं, मोदी खाना इनको पड़ता है, तो कम से कम ये बंद हो जाएगा, तो इनको शर्म आती है, इसलिए होना चाहिए, 20 चुनाव होने चाहिए। ये आज की डेट में बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अभी आपने थोड़ी देर पहले नवीन जी से इलेक्शन के मुद्दों की बात कर रहे थे। हाँ, इस पर्यावरण जैसे चीजें मुद्दे क्यों नहीं बनते? हमारे एसोसिएशन के कुछ लोग बैठे हैं, मैं आपकी बात का जवाब अपने मुद्दे से ही देता हूं कि इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हमारी एसोसिएशन के बहुत से लोगों से बहुत सी पार्टीज के लोग ये बात करते हैं कि आपका ये मुद्दा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम जीतेंगे तो ये आपका मुद्दा हम हल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन में मुद्दा ही क्यों बनेगा? ये इसी पार्टी ने ये फ्लोर खोले थे, इसी पार्टी ने ये एफआईआर दिया था, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने ये दिया था, इन्होंने दिया था, इन्होंने बंद किया, और यही इलेक्शन से पहले खोल देंगे तो मुद्दा ही नहीं बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आज अभी जो नवीन जी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे वो कोई गलत नहीं है। 9 साल से पहले का गुड़गांव और 9 साल में जो डेवलपमेंट चारों तरफ हुई, चाहे वो केएमपी रहा, जितनी भी डेवलपमेंट हुई, किसी भी सरकार को काम करने के लिए समय चाहिए। आज सब जानते हैं कि इलेक्शन का इतना प्रेशर होता है कि जितनी भी नियर आसपास की स्टेट होती है उनका प्रेशर भी स्टेट के ऊपर होता है। जब एक बार इलेक्शन हो गया तो पूरे 5 साल आपको काम करने के नहीं मिलते, डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए। जहां तक सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, हर व्यक्ति ये बात चाहता है कि इलेक्शन एक ही बार में निपटना चाहिए। बार बार ये प्रोसीजर, बार बार जनता का पैसा, बार बार जनता भी डिस्टर्ब होती है, तो इसको एक ही बार में लागू करना चाहिए। जहां तक आपने पहले भी मुझसे एक बार इसी बात को लेके पूछा था, ये जो फ्लोर वाली बात को लेके भी जो पूछा था, आज गुड़गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर किस तरह का माहौल है, क्या जनता चाहती है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। हर व्यक्ति, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आई या कौन मुख्यमंत्री आए, पर इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि किस सरकार की, किस पार्टी की या किस मुख्यमंत्री की इंटेंशन काम करने की क्या है। विजन जरूर हो सकता है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार ने नौकरियों में दी। आज कोई भी पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी या कोई भी पार्टी इस बात को झुटला नहीं सकती कि हरियाणा के अंदर 100% नौकरियां सिर्फ काबिलियत के दम पे दी गई हैं। वो अलग बात है कि जिसको नौकरी मिलती है उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि मैं काबिल था इसलिए मुझे नौकरी मिली। तो काबिलियत क्या 9 साल पहले नहीं थी? पिछली सरकारों में नहीं थी? इस सरकार ने जिस तरह से ये काम किया, मैं समझता हूं आने वाला टाइम वन नेशन वन इलेक्शन का होगा और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचेंगी। हर सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, पूरा समय मिलना चाहिए ताकि प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लोगों को मैक्सिमम बेहतर सुविधाएं दे सके। जी गोयल जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। जो उम्मीद कितनी है टिकट मिलने की? कोशिश तो सब करते हैं, आप उम्मीद कितनी है टिकट मिलने की कि पार्टी की टिकट देगी? और जो मौजूदा विधायक हैं, इनका काम कैसा है आपकी पार्टी के गुड़गांव से? पार्टी टिकट देगी मतलब भारतीय जनता पार्टी तो 10 की 10 लोकसभा लड़ेगी और 90 की 90 विधानसभा लड़ेगी। आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। आप गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी, तो क्या आने वाले वक्त में गुरुग्राम के विधायक की टिकट कट जाएगी? देखिए हमारी पार्टी, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं भी लोगों के बीच जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, जनता के लिए काम कर रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए, नए लोगों को बहुत मौका मिला है। पिछली बार भी करीबन 18-19 लोगों को नई टिकटें मिली थी। हमारे गुरुग्राम के 4 विधायक हैं, 4 के 4 लोगों को नई टिकट मिली थी, जिसमें से 3 लोग हमारी पार्टी से विधायक बने। देखिए हमारा काम है काम करना, बाकी जिम्मेदारी देना पार्टी का काम है। हम अपने काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि सारा दिन जनता के बीच में रहें, जनसंपर्क रखें, पार्टी का कोई भी काम मिले उसको अच्छे से करें। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की कोशिश है, सबके बीच में रहना। और भाई साहब कहीं कोई बिठा ले, कहीं कोई ड्यूटी दे दे,
कहीं किसी चीज़ का कोई ऐसा शौक नहीं है, ना कोई ऐप है। मैं तो अभी भी कहीं मिट्टी पैरों जूते में लगी हुई है, आप देख लो। मैं तो कहीं ना कहीं काम लोग में ये लगा कहते हैं रहता कि नेता लोग हैं, ये लगा के जो आए होंगे अपना- दिखाने के लिए। नहीं भाई साहब, देखिए मुझे जो भी जानता, हमने 4 साल पहले गुड़गांव की जनता को वादा किया था कि पूरा जीवन गुरुग्राम के लिए समर्पित है, सुबह से लेकर शाम तक। मेडिकल का क्षेत्र और पर्यावरण के क्षेत्र में तो पूरा काम कर रहे हैं। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी कैथल में कहा था कि कार्यकर्ता को जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों के पास जाना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट करके वो कहते हैं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी दे करके लोगों के काम करें। तो इसके अलावा सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई को लेकर के भी जो भी काम होते हैं, हम अपने काम में मस्त हैं। बाकी पार्टी ने देखना है, बाकी जनता ने देखना। जनता मालिक है। कई लोग सबको टिकट मिले हुए भी नहीं जीतते। नवीन जितना नवीन जनता गोयल ये नहीं- कह रहे हैं कि विधायक न होते हुए भी मैं विधायक से ज्यादा काम कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। अपना काम ये है कि सबके सुख दुख में शामिल होना है, जितना अपने से प्रयास हो सके अपना गुरुग्राम को अच्छा करने के लिए हम अपना काम तो करें। फिर आप वो जो आपके पास योजना है, रोड मैप है, आप शेयर क्यों नहीं करते गुरुग्राम को अच्छा करने के लिए अपने बिल्कुल भाई साहब, आप किसी जनप्रतिनिधि भी के साथ? आप किसी भी फील्ड में बात करिए ना, मैं आपको हर एक चीज का विजन बता दूंगा। अभी गुड़गांव जो है हमारा, देखिए बहुत से काम हो गए, मैं उनको भी गिनाना चाहता हूं, लेकिन हमारे गुरुग्राम के अंदर हाई कोर्ट क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। हमारे गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हमारे गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा आधुनिक रेलवे स्टेशन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता और है। उसमें कमी ये रही है हमारे कि अब तक के गुरुग्राम जो से- जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी भाई कमी साहब, रही है इसमें। नासिर जी बोलने दीजिए। हर एक विषय पर काम भी किया है। बहुत सी ट्रेनें, मेरे बड़े भाई रेलवे के सलाहकार समिति के सदस्य हैं, बहुत सी ट्रेनों के स्टॉपेज भी करवाए हैं, बंद ट्रेनें भी चलवाई हैं। हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन, माननीय राविंद्रजीत साहब, उनका भी धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारी बहन जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा। रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। हरियाणा एक्सप्रेसवे ट्रेन से पहली बार सिरसा तक का इलाका, फतेहाबाद, हांसी, हिसार, दादरी, रेवाड़ी, भिवानी होते हुए गुरुग्राम दिल्ली से जुड़ा है। जब हम प्रयास करते हैं तो रिजल्ट जरूर आते हैं। और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ट्रेन चले। एक ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, जयपुर से दिल्ली आती है। आपके मंच पर ओपन करके जा रहा हूं। इसके लिए पूरी कोशिश है, पूरी करना सरकार ने, लेकिन अपनी बात को हम पहुंचाएंगे। चिट्ठियां भी लिखेंगे, मानव श्रृंखला भी बनाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी करेंगे। जब तक चंडीगढ़ की ट्रेन नहीं बनेगी, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और करवाएंगे। और ये ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ भी जा सकती है। ठीक। अब आप विजन पूछ रहे थे, अब आपने माइक ले लिया बीच में। ना, अब आपको अब- मैं एक एक चीज का विजन हाँ। बता सकता हूं। हमारे यहाँ अभी बहुत सी चीजों की जरूरत है। पहली बार इस सरकार ने गुरुग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी लेकर के आई है, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी हमारे डीयू में जाते हैं। अभी यहाँ पर और कॉलेजों की भी जरूरत है, कॉलेजेस में सीट बढ़ाने की भी जरूरत है। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। कुछ काम तो लेट हुआ, लेकिन एक शीतला हॉस्पिटल जो है खेड़की माजरा में जीएमडीए बना रहा है 2000 बेड का। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि जो हमारा सिविल लाइंस के पास में, बस स्टैंड के पास में जो हॉस्पिटल है, वो 700 बेड का बनना है, उसका काम जल्दी खत्म हो, जल्दी। और आने वाले टाइम में और बड़े बड़े हॉस्पिटल गुरुग्राम के अंदर आने चाहिए। ये गुरुग्राम रुकता नहीं है। मनोज भारद्वाज जी बैठे हैं, बाली पंडित जी बैठे हैं, गगन गोयल जी बैठे हैं, ग्रोवर जी बैठे हैं, सलूजा साहब बैठे हैं, प्रभु दुलोक, पीसी वर्मा जी बैठे हैं, विनय प्रधान जी हमारे इंडस्ट्री के बैठे हैं, साहब सिंह सोलंकी जी, बलराम जी बैठे हैं। इस गुरुग्राम को पिछले 20 सालों में लोगों ने बढ़ते हुए देखा, और ये गति गुरुग्राम की लगातार बढ़ेगी। गुरुग्राम के अंदर आने वाले शहर में एक नहर को भी मोड़ना पड़ेगा। गुरुग्राम का पानी जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बहुत से रोड मैप हैं। गुरुग्राम को हर तरीके से, गुरुग्राम के अंदर हार्डवेयर पार्क भी बनना चाहिए, गुरुग्राम में आईटी ठीक है। पार्क भी बनना चाहिए, गुड़गांव में एयरपोर्ट नजदीक है, एरो पार्क भी बनना चाहिए, गुड़गांव में अच्छी सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी भी बननी चाहिए। गुड़गांव का विस्तार बहुत होगा। विजन बिल्कुल क्लियर है, विजन बिल्कुल क्लियर है। माननीय मनोहर लाल जी को जो भी बात कहते हैं उस पर पूरा वो काम करते हैं। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है। हमारे संदीप शर्मा जी बैठे हैं, संदीप भारद्वाज जी, हम सब लोगों को मिलकर के यही कोशिश है कि गुरुग्राम हर फील्ड के अंदर अव्वल हो। गुरुग्राम ठीक है नवीन हर जी। फील्ड के और अंदर आगे ढींगरा हो। जी, आपका हमारा विजन शीतला क्या माता है? जो मंदिर है, ठीक है। ये वर्ल्ड क्लास मंदिर है। पूरे देश दुनिया के लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बड़े बड़े द्वार बनने चाहिए, सिग्नेचर टावर से लेकर मेरा माता तक वो आपका है। मेरा सवाल ये था, पूरा आपने ये विजन कहा है साहब। था कि मेरे पास है, मैं वक्त पर बताऊंगा,
तो अभी जब इतनी सारी चीजें हैं तो वक्त कौन सा आएगा? अभी आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के विधायक हैं, ये मेरा सवाल था। भाई साहब क्या होता है, कई चीजों में देखिए वकील जब मजबूत होता है तो काम जल्दी आसान तो वकील कमजोर है गुरुग्राम का मैं अभी। भाई साहब सुनो एक बात, दोस्त भाई साहब, हर आदमी का अपना अपना विजन है। चौधरी बंसीलाल जी, उनका विजन अलग था। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनका विजन अलग था। हमारे हुड्डा जी थे, उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था। बंसीलाल जी ने हॉस्पिटल्स के लिए काम अच्छा किया था। ठीक है, अब अपना ढींगरा जी, अपना आप विजन मैं है। ढींगरा जी का भी विजन मेरा जान विजन ये लेता है हूं। कि हाँ। हर तरीके से हर सेक्टर में ठीक विकास है, अच्छा हो। आपका हर आदमी का आप विजन। भी जनता के बीच जा रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम के विकास की बात कर रहे हैं। अभी मैं पूछ लेता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ भी हैं, हमारे बड़े भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक नेता हमारे है। धिंगड़ा साहब बोलते कम है, हमने भी नहीं से सीखा है। कैलाश आधी बातें तो इन्होंने सिखाई है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश में। तो उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो खुद चौंक गया कि मुझे टिकट मिल गया। अब इस उम्र में क्या जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे, हम वोट मांगेंगे, अब तो हम वरिष्ठ हो चुके हैं। तो आप, लेकिन नेतागिरी में तो हाथ जोड़ने पड़ जाते जनता के बीच में। मैं इसके बारे में एक ही बात करना चाहूँगा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को एमएलए का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। उनका ख्वाब था कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूं या लोगों की वैसे सेवा करूं। लेकिन जब पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है तो वो एकदम पहले चौंक गए कि मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है, मैं तो ऊपर का कुछ सोचना चाह रहा था। तो ये हर एक का अपना अपना मत वो है कि भाई कौन क्या सोचता है, भाई मैं कितना कर सकता हूँ देश के लिए। उनकी सोच एक ऊपर तक जाने की थी, लेकिन अगर पार्टी कहती है कि आपको यहाँ से पहले करना है तो उनको जाना पड़ेगा, और पार्टी के साथ तो हम सब मिलके चलेंगे ही चलेंगे। ये तो है नहीं कि भाई पार्टी से हम अलग है। पार्टी हमारे को जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम दिल से स्वीकार करेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि पार्टी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बताते रहें, क्या क्या कमियां हैं उसको वो दूर करें और उसके हिसाब से चले। एक और सवाल है ढींगरा जी आपसे, कि गुड़गांव की बात हो रही थी और अभी इशारों में देखिए इशारे कर दिए जाते हैं सियासत में, नेता इशारे भी कर रहे होते हैं, खुलकर ही थोड़ी बोली जाती हैं सारी चीज़ें। उन्होंने वकील की बात कर दी, वकील मजबूत होना चाहिए, और वकील उन्होंने कहा, अब मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, गुड़गांव के जो विधायक हैं, गुरुग्राम के मौजूदा विधायक हैं आपकी पार्टी के, कैसा काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो उनको उनके जाके बताते हैं उनको बात, जो उनके मतलब पूरे उसमें आती है उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी तो हर एक का अपना ये है कि अभी जो टीम वर्क बना रखा है वो उनको कितना गाइड कर रहा है, कितना कैसे कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। एक गुरुग्राम के निवासी के तौर पर मैं यादव जी आपसे जानना चाहूं, क्या मुद्दे हैं जो जनता के जल्द से जल्द हल होने चाहिए गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जल्द से जल्द हल होने चाहिए गुरुग्राम के अंदर, और उनको हल करवाने में आपके जनप्रतिनिधि कितने कामयाब रहे और कितने नाकाम रहे? आपने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे एक मुद्दे हैं। और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे वो हमारे विधायक हैं या कोई भी हैं, ये कभी भी किसी की बुराई करने का विषय नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कि जिसको मौका मिला, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई विधायक हो, कोई सरकार हो, वो कितने उस कार्य को करने में सक्षम था। अगर वो नहीं कर पाया, नहीं कर पा रहा है, तो आने वाला समय, आने वाली सरकार, आने वाला विधायक उस मुद्दे को कैसे हल कर पाएगा, ये सबकी अपनी एक कैपेसिटी हो सकती है। और जहाँ तक गुड़गांव की बात है, मैं समझता हूँ आज ही आप सब गुड़गांव के जागरूक लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक ही मुद्दा आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि इंदौर को फिर दोबारा से सबसे बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला गया। एक ही मुद्दा है, जितने हमारे आने वाले विधायक, नेता या मेयर होंगे, एक ही मुद्दा होना चाहिए कि गुड़गांव किसी भी तरह से इंदौर से आगे निकले। आने वाले समय में एक ही मुद्दा होना चाहिए कि गुड़गांव को इंदौर से अच्छा बनाएंगे। मेरे ख्याल से इससे ऊपर का मुद्दा, सारी समस्याओं का हल कोई और हो नहीं सकता कि अगर इंदौर मध्य प्रदेश जैसा शहर इतनी तरक्की कर सकता है तो गुड़गांव इतने साधन संसाधन होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज सब लोग यहां पे बैठे हैं, इसमें जितना रोल सरकारों का है
उससे कहीं अधिक रोल गुड़गांव के नागरिकों का भी है। इंदौर बनाने के लिए सरकार को नहीं, नागरिकों को सरकार के साथ मिलके पूरा सहयोग करना होगा और विजन नागरिकों का होगा 2024 के लिए कि उन्हीं को आगे लाया जाए जो इस मिशन को कामयाब कर सकें कि किस तरह से गुड़गांव इंदौर बने। नवीन गोयल जी, अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, चुनाव का शोर, और आपकी पार्टी ये दावा करे कि हम फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि इस सरकार से, मौजूदा बीजेपी और जेजेपी की सरकार से जनता का हर वर्ग परेशान है और जल्द से जल्द लोग चाहते हैं कि इस सरकार से छुटकारा मिले। आम आदमी पार्टी के नेता भी अभी बहुत सारी कमियां गिनाकर चले गए कि इस सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया और कोई काम नहीं किया। जब इतने सारे आरोप भी विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं और विपक्ष की एकजुटता भी नजर आ रही है, उधर इनेलो के विधायक और नेता अभय चौटाला भी लगातार आपकी पार्टी पर बरस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो गांव-गांव जाकर गया हूं, तो किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर इस सरकार के लिए नाराजगी है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इस तरह के गठबंधन भी है, सरकार से लोग नाखुश भी हैं विपक्ष के मुताबिक। देखिए, ये तो सब ख्याली पुलाव हैं। विपक्ष के लोगों का तो काम है, अपना धर्म निभा रहे हैं वो, कि सरकार को अच्छा थोड़ी ना बता देंगे। लेकिन सबको पता है जो हम काम गिना रहे हैं, पूरे हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी लगना, हर तरीके की मैक्सिमम आइडियाज़ ऑनलाइन होना, बहुत सी जो है ट्रांसफर्स हैं वो ऑनलाइन होना, पूरे हरियाणा के अंदर 12-12, 15-15 NH बनना, कि कोई कामों की कमी थोड़ी ना है। 152 डी पे चढ़ जाओ चंडीगढ़, फटाफट 2.5-3 घंटे में पहुंच जाओ। अगर वो उसको भी काम ना मान रहे तो उस बात का कोई इलाज नहीं। और रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस में तो सबको पता, आम आदमी को वहां पर तो जूता बज रहा है जी, किसी भी टाइम जो है ना सिर लाल हो सकते हैं। बड़े बड़े ग्रुप बन रखे हैं, कोई SR के ग्रुप है, कोई फलाना ग्रुप है, कोई कैप्टन ग्रुप है, कोई हुड्डा ग्रुप है। वहां तो हर आदमी अपना CM की पर्ची जो है वो जेब में लिए घूम रहा है। आप ये मान लीजिए कि किसी भी टाइम जूत बांध सकता है बड़े से बड़ा। और रही बात आम आदमी पार्टी का, तो साहब देखिए हरियाणा के अंदर कोई खाता ही नहीं खुला, कोई बस्ता पकड़ने वाला मुझे तो लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का है। और हम तो देख ही रहे हैं केजरीवाल जी की तो झूठ पे झूठ, दिल्ली को हम नजदीक से देख ही रहे हैं हर तरीके से। कोई फ्री की रेवड़ी बांटने वाला हरियाणा नहीं है। हरियाणा तो स्वाभिमान लोगों का हरियाणा है, हरियाणा तो देने वाला लोगों का हरियाणा है। हरियाणा के लोग तो कर्मठ हैं, मेहनत कश लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। हरियाणा के लोगों में ना आम आदमी पार्टी की बात बन रही। और देखिए जो चौटाला परिवार की आप जो कह रहे हो कि पूरे हरियाणा माप दिया अभय जी ने, देखिए उनके पास तो सत्ता थी साहब, बाद में एक सीट पे क्यों आ गए? और ये तो आप सब एनालिसिस लगाने वाले लोग हैं, घने से घने आदमी को जिक्र कर देगा तो ये कह देते हैं भाई 1 की 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इतनी बात तो आम चर्चा होती, मुझे तो लगता नहीं भी 3 भी आ जाएंगी। सबको सब चीजों का पता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 40-45 साल का आदमी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, जहां पर 40-45 साल का आदमी नए से नया कार्यकर्ता देश का स्टेट का मुख्यमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तेजस्वी सूर्या जैसा साथी पूरे देश का युवा का नेतृत्व कर सकता है, संसद में आवाज उठा सकता है। ये ऐसी पार्टी है जिसने महिला आरक्षण की बात करके 33% महिला आरक्षण का जो बिल संसद में पेश किया है, ये बताने की बात कही है कि कोई पार्टी अगर महिलाओं का सम्मान करती है, ये हमारी महिला शक्ति बैठी है, इनके मन में पूछ के देखो कितने लड्डू फूट रहे हैं। हमारी महिलाएं वहां पर जा रही संसद देखने के लिए तो मन में भाव आ रहा है कि क्या पता जनता कभी चुन करके हमें भेज दे। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया है महिलाओं पर? किस वर्ग के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर एहसान किया है? किसानों के खाते में 2-2 रुपए के चेक आते थे साहब, आज किसानों को ओलावृष्टि होती है तो करोड़ों रुपए का मुआवजा पड़ता है। लेकिन एक आवाज उठ रही है महिला आरक्षण की, आपने जिक्र किया, तो क्या एहसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर? और बार बार एक आवाज विपक्ष की तरफ से भी आ रही है कि उसमें ओबीसी को नहीं लिया गया, SC/ST को नहीं लिया गया। सोच के देखिए 370 जैसे कानून, लोग कहते थे कि आदमी मर जाएंगे साहब, चीटी तो पर तक भी नहीं मारा किसी ने। 3 तलाक जैसे कानून हट गए और हमने तो आज ही नई शुरुआत करी और आपके बीच में अनाउंस करने जा रहा हूं। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के लिए गुरुग्राम के अंदर हर जगह, हर कॉलोनी, हर गली में जाकर सुंदरकांड के पाठ करेंगे और जो भी चंदा सुंदरकांड के पाठों में आएगा वो सारा चंदा अयोध्या के राम मंदिर में वहां पर भिजवाएंगे। ये आज आपके मंच पर घोषणा कर रहा हूं। आज देश के अंदर बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर, खासकर हिंदुओं के अंदर बहुत बड़ी खुशी का भाव है साहब। हर वर्ग के लोगों के लिए काम हुआ है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी
बिल्कुल और ज्यादा बहुमत के साथ देश के अंदर आ रहे हैं। और ये तो जी पुराना खाता है, हरियाणा के अंदर जिसकी सेंटर में सरकार होती है ना, तो अपने आप माहौल बन जाता है। कभी भी उठाकर देख लेना, हरियाणा के लोग तो समझदार हैं। ढींगरा जी, एक जिक्र इन्होंने किया नवीन जी ने, रेबड़ी, फ्री की रेबड़ियों का जिक्र किया कि जनता को जो मुफ्त में सुविधाएं दी जाती हैं, फ्री बिजली दी जाती है या फिर उनको फ्री में बस में सफर कराया जाता है, तो ये क्या गलत है? ये तो हर पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कहीं कांग्रेस भी कर रही है, कहीं आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अब हरियाणा में कुछ कह दिया जाए, किसी और राज्य में कुछ कह दिया जाए, जनता कहती है कि भाई हमारा पैसा हम टैक्स का दे रहे हैं, तो इसमें फ्री की रेबड़ी क्या होती है? मैं इस बात में एग्री नहीं हूं कि सरकार सबको फ्री में बांटे। सबको फ्री में बांटने से देश पिछड़ जाएगा, देश के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है तो मेहनत को आगे काम करके चलो। अगर कुछ नहीं करना तो भीख मांग के कब तक गुजारा करोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे कि ये चीज़ें सब बैन होनी चाहिए। लेकिन करती तो हर पार्टी है ना ये, नहीं, हर चुनाव में हर तरह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैन लगा दे कि कोई भी चीज आप फ्री में बांटोगे तो वो जस्ट लाइक के रिश्वत है वोटर को, वो नहीं होना चाहिए। आप उसके काम करके दिखाओ देश के लिए, उसको आगे बढ़ा के दिखाओ, तब तो मजा आए कि हाँ भी हमने कुछ किया है। अगर आप फ्री में बांट के और उसको खराब कर रहे हो जनता को और उसको फ्री की आदत डाल रहे हो भिखारी में, और उसमें फर्क क्या रह गया? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ नेता, कि जब जनप्रतिनिधि, जब नेता, विधायक, सांसद जनता के पैसे पर फ्री में सारी सुविधाएं ले सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको मिल जाती हैं, उनको बड़े बड़े घर मिल जाते हैं, उनकी बिजली मुफ्त होती है, तो वो क्यों लेते हैं? फिर उन पर ही रोक लगनी चाहिए। देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको करने ही पड़ते हैं। अगर आप सोचो कि भाई कोई मंत्री है उसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो उसको सबको बैठना है, सबके साथ काम करना है, तो कैसे करेगा वो? ये तो कहने की बातें हैं कि हाँ भी ये खर्चे फजूल में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको आम आदमी पार्टी ने कहा था ना कि मंत्रियों करना कल्चर नहीं रखेंगे। बाद में सारे मंत्री करप्शन में फंस तो रहे हैं। आप देख लो, रिकॉर्ड देख लो, ऑन रिकॉर्ड है। ढींगड़ा जी की बात को बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारी चीजें जरूरी है साहब। मकसद इतना ही है कि भाई अगर वो भ्रष्ट है तो उसको पकड़ के दिखाओ ना कि ये भ्रष्ट किया उसने। अगर सहूलियत ले रहा है और आगे वो काम कर रहा है, काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान देना ही पड़ेगा ना उसको। आपकी क्या राय इस पर नरेंद्र यादव जी, एक नागरिक के तौर पर भी, एक समाज सेवी के तौर पर भी और एक व्यापारी बिजनेसमैन के तौर पर भी, कि जनता के लिए बहुत सारी सुविधाओं की जब बात होती है तो फिर इससे सवाल उठने लगते हैं कि भाई फ्री की रेबड़ी क्यों, फ्री की चीज़ें क्यों? फिर ये बात आती है कि जनता से एक एक चीज़ पर तो टैक्स लिया जा रहा है, तो वही चीज़ अगर जनता के फायदे के लिए कुछ दे दी जाए तो उसमें बुराई क्या है? और अगर फिर जब कुछ लोग सवाल उठाते, फिर ये आते हैं कि जब नेताओं की इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, हो सकता है 2-3 गाड़ियों से काम चल जाए, उनके साथ 10-10 गाड़ियां होती हैं, तो फिर उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ये जैसे अभी ढींगरा साहब कह रहे थे कि फ्री में कोई चीज़ देना और लेना, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया भिखारी, भीख देना और भीख लेना। फ्री में देना और फ्री में लेना दोनों ही गलत हैं। सरकारों को और पूरे समाज को हमें सुविधा देनी चाहिए कि कोई इसके लायक न रहे कि वो फ्री में ले। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। आपने कोरोना में देखा, ऑक्सीजन नेचर ने फ्री दी पर वो भी खरीदनी पड़ गई, लोग उसके लिए भी मर गए। तो कोई भी चीज़ दिल्ली में आपने देखा जो फ्री दी गई, सिर्फ फ्री देने से मिसयूज हुआ। मैं नहीं समझता। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके आय के साधन बढ़ने चाहिए, बजाय इसके कि उनको कोई चीज़ फ्री दी जाए। फ्री बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर अगर हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से बढ़ रहा है, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई भी एक ऐसा विजन है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री, नवीन जी कह रहे थे, हेल्थ को लेके फ्री प्रोग्राम होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, जिसमें कि सबको समान ये चीज़ें मिल सके। बट फ्री के अंदर बिजली, पानी, घर, ये सब देना, ये नहीं होना चाहिए। जी नवीन जी, एक जिस तरह से अब राजनीति में बयानबाजी हो रही है, अभी 2 विवादित बयान बड़े चर्चाओं में रहे। एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया और पीएम को लेकर बयान दिया, और एक आपकी पार्टी के सांसद, बीजेपी के सांसद रमेश भदौड़ी का, उन्होंने जो सांसद थे दानिश अली, उनको लेकर बयान दिया। तो ये जो बयान है, ये पार्टियों में इस पर रुख किस तरह का रहता है? आप क्योंकि पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए भी हैं,
क्या पार्टियां इस तरह के बयानों पर कार्रवाई करती हैं? एक तीसरा और ऐड कर दो, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा रणदीप था सुरजेवाला ने कि कि भाजपा बीजेपी को और जो वोट भाजपा देगा को वो राक्षस है। हाँ वो भी बड़ा जो है ना, उस जी। मुद्दे को तो क्या है, नेशनल मीडिया समय समय पर चेंज कर देती है। आजकल तो सब ट्रेंड सही बन गया कि उल्टा बोलो और नेशनल मीडिया में हाई बना लो। ये चीजें गलत है साहब। देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री के लिए, संत लोगों के लिए इस तरह की बात जो उदय भान जी ने कही है, बहुत ही, मैं तो आज मंच के माध्यम से बहुत ही निंदा करता हूँ साहब। अरे साहब, ये लोग, इनके पास क्या है, संत लोग हैं, ये तो उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। आप देखिए उनके जीवन को, आप देखिए, सुबह मैं कहता हूं कि पूरी नींद भी वो लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ और राज्य और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साहब हम तो जब तक जनता सेवा का मौका दे रही है ठीक है, नहीं तो अपना साहब हम तो संत झोला लेके चल पड़ेंगे। ये बहुत ही निंदा के लायक बात है, ये नहीं करनी चाहिए। और रणदीप सुरजेवाला जी की पता नहीं इस बात में किस तरीके का उनका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बात कहने की बात है। ये हर आदमी का अपना एक मत है। हम कभी भी वोट बनाते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते जी हमें पहले वोट दो जी। हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने वोट का मताधिकार करो। आपको जो आदमी योग्य लगे, जो आदमी पार्टी योग्य लगे, आप उसको मत दो। फिर हम अपनी पार्टी की बातें उसको समझाते हैं कि आपको हमारी पार्टी का ये विजन है, ये एजेंडा है। हमारी पार्टी के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मी लास्ट की भावना से हम काम करते हैं। हमारी देश की, हमारे राज्य की योजनाओं को बताते हैं, तो उसके बाद उसका वोट देने का भाव बनता है। और आज की तारीख में तो साहब, आज की तारीख में तो राजा जो है ना, वो किसी की रानी की कोख से पैदा नहीं होता कि पहले सिस्टम था भी सियासतों में फला राजा का बेटा हुआ है तो राजा बन जाएगा। आज की तारीख में तो राजा बटन से पैदा होता है। आज की तारीख में तो दलित का, किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, कोई भी आदमी चुन करके जा सकता है। बस जरूरत ये है कि वो सबको साथ लेकर चले, 36 बिरादरी को वो साथ लेकर के चले। लोगों को ये देखने की जरूरत है कि, खासकर गरीब आदमियों को देखने की जरूरत है कि हमें गले लगा करके कौन चलता है। और मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी में तो बार बार ये सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, उसके बाद पार्टी और हम लास्ट में। और तो मैं बीच में रह गया एक और बयान जो था जी, संसद वाला। देखिए, हाँ। एक बयान होता है जो जानबूझ के बोला जाता है और कई बार आवेश में आकर कोई बात निकल जाती है। देखिए, उसका बयान का जवाब तो वो देंगे, लेकिन इस तरह की संसद हो, विधानसभा हो या कोई भी जगह हो, हमें सोच समझकर नपातुला ही बोलना चाहिए। और मुद्दों की बात में एक बात और मुद्दा, क्योंकि हमारे मंत्री जी श्री जेपी दलाल जी आ गए, कृषि मंत्री, जो पूरे हरियाणा के लिए मैं बता ही रहा था कि पहले 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, आज तो ओलावृष्टि हो, चाहे किसानों के लिए नई नई स्कीमें हो, सबसे पहले पैमाइश होकर के किसानों के खाते में पैसे जाने का काम है सरकार करती है। एक मुद्दा में गुरुग्राम की जनता के मुख्य लोग यहाँ बैठे हैं, एक 900 मीटर का मुद्दा, माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं बात को पहुंचाना चाहूंगा। और माननीय मंत्री जी तो गुरुग्राम के अंदर रहते भी हैं। ये जो शीतला कॉलोनी, अशोक विहार का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में करीबन 1 लाख लोग रहते हैं। 50,000 से आसपास यहाँ पर घर हो गए हैं। तो 900 मीटर का जो फरीदाबाद की तर्ज पर यहां भी 300 मीटर का नोटिफिकेशन किया जाए और आने वाले टाइम में 300 मीटर को भी 100 मीटर किया जाए, ये गुड़गांव का एक और विजन के अंदर ये अहम मुद्दा है साहब। बहुत बहुत और इसके शुक्रिया। ऊपर चर्चा भी हो रही है, इसके ऊपर बात भी रखी गई है। एक बार नितिन गडकरी साहब आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात रखी थी। मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास बहुत करता बहुत हूं शुक्रिया, इसका समाधान भी बहुत बहुत जल्द शुक्रिया निकलेगा। नवीन जी, ढींगरा जी, यादव जी। बहुत संक्षेप में एक बार। माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को मैं नमस्कार करता हूं और हमारी पूरी एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद भी करता हूं। मेरे मुद्दे की जो बात आप कर रहे थे मंत्री जी, अभी आए, चांस की बात थी। 19 फरवरी को सारे मुद्दे की पैरवी, जब वो 4th फ्लोर बंद किया गया था, दिन में माननीय मंत्री जी ने की थी और मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि ये इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि ये बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ मजबूरियां कारण ऐसे बने कि मुख्यमंत्री जी को वो निर्णय को स्टे देना पड़ा। ठीक है सर। और मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में गुड़गांव के कम से कम 90% से ज्यादा लोग 4था फ्लोर चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं। माननीय मंत्री जी को ठीक है आज सर। मैं आपके मन से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस माननीय निर्णय मंत्री पे जी तो जितना हमारे जल्दी हो ग्रीवेंस सके। के- हमारे ग्रीवेंस के बहुत बहुत चेयरमैन भी शुक्रिया जितना- क्योंकि आप- एक हाँ, 30 क्योंकि हमें सेकंड की आगे बात और बढ़ना कह है। रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत माननीय शुक्रिया। मंत्री जी, मंत्री होते हुए भी लोहारू सबसे बड़े हलकों में से एक है।
वहां भी दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। ये बहुत बहुत भारतीय जनता शुक्रिया, पार्टी धन्यवाद ये नवीन भारतीय जी जनता और पार्टी कार्यशैली है। ढींगरा जी, नरेंद्र यादव जी, और स्वागत है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का खबरों अभी तक के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। और तमाम गणमान्य हमारे मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर रहिएगा। इन्हें सम्मानित करेंगे खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी। तो इस मंच से बातें बहुत हुई हैं और कहा जाता है कि बात जब चलती है तो दूर तलक जाती है। ये वो मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं। ये मुद्दे आज के नहीं हैं, ये मुद्दे, ये विजन है 2024 का। 24 का चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हरियाणा के लिए जितना खास है, देश के लिए जितना खास है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 24 की खासियत इसलिए डबल है, 24 का विजन इसलिए डबल है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव यहां को लेकर। तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। खबरें अभी तक के इस मंच पर आप आए, आपने अपनी बात रखी और तमाम उन मुद्दों पर अपने विजन को जन जन के समक्ष रखा। खबरें अभी तक का मकसद बस यही रहता है कि आम जन के मुद्दे उठाए जाएं और जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाई जाए। तो सिलसिला ये सवाल जवाब का यूं ही जारी रहेगा और हमारे बीच आ चुके हैं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी और अब जेपी दलाल जी मंच पर होंगे और बातचीत के इस सिलसिले को, सवाल जवाब के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चाहे सवाल हरियाणा से जुड़े हों, चाहे केंद्र की राजनीति से जुड़े हों, ये मुद्दे देश और प्रदेश से जुड़े हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी, एक सार्थक चर्चा होगी और चर्चा का मकसद सिर्फ इतना है कि उस विजन को समझा जाए जिसे लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त चल रही हैं। सत्ता पक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सवाल उठाता है, क्या विपक्ष अपनी भूमिका साकार कर पा रहा है, क्या सत्ता पक्ष पर उठ रहे सवाल सही हैं। इन तमाम सवालों के साथ ये चर्चा अब आगे बढ़ेगी। बातचीत का इस सिलसिला इसी मंच से आगे बढ़ेगा। विजन 2024 का मकसद यही है खबरें अभी तक का कि हम आम जन के मुद्दों को उठाएं। जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दा केवल किसी एक जिले से जुड़ा नहीं होता, किसी एक विधानसभा से जुड़ा नहीं होता, बल्कि ये मुद्दा पूरे प्रदेश और पूरे देश से जुड़ा होता है।